नमस्कार। बिस्तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदे के फंड, खास शो बिस्तक का। इसमें बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई पैसों के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत सारे सवाल हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। सेबी जो है म्यूचुअल फंड की स्कीम में कई बदलाव किए हैं। सेबी ने शेयर में पैसा लगाने वालों को एक अलर्ट जारी किया है, कुछ सावधान भी किया है, और सेबी जो है एक लाइफ साइकिल फंड स्कीम भी लाया है। सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस शो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। क्षितिज महाजन सर मौजूद हैं, मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ हैं कंप्लीट सर्किल वेल्थ के। सर, बिस्तक पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सेबी की तरफ से कई अपडेट आए। सर, पहला सवाल तो ये कि सेबी ने जो म्यूचुअल फंड स्कीम में जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के वैल्यूएशन के तरीके में एक अहम बदलाव का फैसला ले लिया है, और ये जो नया फ्रेमवर्क है ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे सब क्या बदलाव आएगा और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा आसान शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। वेल, बहुत वेलकम मूव है सेबी का। जहाँ पे सेबी ने बोला कि जैसे नॉर्मली मल्टी एसेट फंड ही होते थे जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते थे। जी। अब नए नॉर्म्स के साथ अक्रॉस बोर्ड वेरियस स्कीम्स में आप गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ आप ले सकते हैं, जी। डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर कन्विक्शन कि कितना गोल्ड लेना है कितना सिल्वर लेना है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको एग्जैक्टली सिर्फ मल्टी एसेट फंड नहीं मिलेगा। जी। अगर लेट्स से गोल्ड में एक जो हमने सेकुलर बुल रन पीछे देखा गोल्ड और सिल्वर में पिछले 1.5-2 साल में, तो जी। बाकी के फंड भी उसका बेनिफिट ले पाएंगे और वो बेनिफिट इवेंचुअली क्लाइंट्स को ही मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत वेलकम मूव है। बहुत ज्यादा ओपन आर्किटेक्चर के साथ सेबी ने ये रूल डिफाइन किया है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सेटअप भी जो क्लाइंट्स है, मान लीजिए अगर आपके पास 5 फंड उसमें मल्टी एसेट फंड नहीं है और आप जी। उन्हीं 5 फंड में इन्वेस्ट आगे करना चाहते हैं, तो आप आपको एक फंड नया ऐड करना पड़ेगा। पर आप जी। उन्हीं फंड्स में करना चाहते हैं तो कल को फंड मैनेजर अपनी कन्विक्शन के हिसाब से कॉल ले सकता है एंड दे कैन ऐड गोल्ड और सिल्वर डिपेंडिंग ऑन उनका क्या कन्विक्शन। सर, इस नए फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? सेबी ने ऐसा क्या देखा, और क्या ये जो नया फ्रेमवर्क है पहले लागू हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा डिले हुआ है? देखिए, हम लोग एज ए रेगुलेटर ऑल्सो इवॉल्व कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर ब्लेस्ड दैट वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रेगुलेटर हमारे साथ सभी इस कंट्री में है। जी। और अगर आप मेरे से पूछते हैं तो ये फ्रेमवर्क की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्लाइंट्स को नए एलोकेशन की करने की जरूरत ना पड़े और एग्जिस्टिंग फंड में ही अगर कोई इतना सेकुलर कोई थीम है जो अच्छा चल रहा है तो फंड मैनेजर उस पर कॉल ले। और जी। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं हो, बिकॉज नई चीज इंट्रोड्यूस होने का बेनिफिट भी है नुकसान भी है। जी। बेनिफिट तब है अगर आप उसमें जल्दी घुसते हैं, नुकसान है अगर आप पीक में घुसते हैं। तो जो लोग सिल्वर में या गोल्ड में पीक ऑफ द रैली में घुसे हैं, आज भी जी। सिल्वर अपने पीक से 40% करेक्टेड है। सो आई एम सेइंग कल को किसी अगर अगर ग्लोबली एक दो चीजें और पॉजिटिव हो जाती हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का ट्रूस हो जाता है या एक दो चीजें और पॉजिटिव हो जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दैट ये फर्दर करेक्ट हो जाए। कमोडिटीज आर कैपेबल ऑफ गोइंग डाउन बाय 60, 70, 80% ऑल्सो वी हैव सीन। निकल के लिए हमने देखा है इन द पास्ट। तो आई एम सेइंग रादर देन जस्ट हैविंग अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक और कमोडिटी स्पेसिफिक आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक ब्रॉडर इंडेक्स मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, जहां पे जी। अगर कन्विक्शन है फंड मैनेजर का वो वहां पे एक एलोकेशन आपके लिए ले सकते तो सेबी का एक और अलर्ट आया, उसका भी आपसे समझना चाहेंगे क्या है, क्योंकि सेबी ने जो शेयर में पैसा लगाने वालों को सावधान किया है और कहा है कि उसके नाम से फर्जी लेटर हेड के जरिए जो है पैसों की वसूली हो रही थी। और ये भी कहा है कि ऐसे किसी नोटिस को लेकर निवेशक जो है वो सावधान रहें, और जो उसका पेमेंट करने से पहले एक बार जो नोटिस है उसकी सत्यता की जांच कर लें। तो एक अलर्ट है सेबी का, तो इस पे क्या कहेंगे, इसको हम कैसे समझें और इसकी जांच कैसे की जाए, और कितनी पैसों की वसूली हो रही थी जो सेबी को एक जरूरत पड़ी ये अलर्ट जारी करने की? हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइबर क्राइम या फिर इजी मनी के लिए बहुत लोग ये उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं। अगर जी। आपके पास कोई अलर्ट होगा, अगर कुछ ऐसी चीज होगी, आज देखिए, आप वैसे भी जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप वो डिजिटल ट्रेड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, फिजिकल शेयर्स तो ट्रेड कर नहीं रहे हैं। सो अगर आपके पास कोई अलर्ट होगा आपको मेल के थ्रू आएगा प्रॉपर। वो भी जब मेल पे अगर ऊपर sebi.government.in लिखा हो तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं प्लीज उसको क्लिक कीजिएगा। वो उसका हेडलाइनर है। सो अंदर क्या ईमेल आईडी है वो पढ़ना जरूरी है, जी। क्योंकि समटाइम हम जो सामने से मेल आईडी होता है उससे थोड़ा सा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि कोई नोटिस आता है पर ये नहीं देखते कि वो स्पैम भी हो सकता है। सो जी। सेकंड, कोई भी लेटर हेड पे जो ये काफी सारे लेटर हेड जैसे गए हैं क्लाइंट्स के पास, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है से भी लेटर हेड पे बना के कुछ नहीं भेजेगा। आपको ईमेल आएगा या आपको मैसेज आएगा जो प्रॉपर सेबी के पोर्टल से ही आएगा, कोई क्वेरी के लिए आएगा।
नॉर्मली तो 99% आपको ईमेल के थ्रू ही एड्रेस होगी चीजें ये, एंड देन वो फर्दर डिस्कशन में आएगा। अगर कोई रिकवरी है या आपकी कोई आपको पेमेंट आनी है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू ही सारा नोट जाएगा। सो फर्स्ट, आप कोई भी ऐसे ईमेल से बचें। अगर ईमेल आपको सेबी के थ्रू ही आ रहा है, उसको भी क्लिक करके देखेंगे अंदर एग्जैक्ट ईमेल आईडी क्या है। कहीं जी आप देखेंगे कई जगह वहां पे xyz@gmail.com होगा। सो आई एम सही, वो देखिए। तीसरा, कोई भी ऐसे नोटिस जो आपके पास आ रहे हैं, इस पे बिल्कुल गौर मत कीजिए। ये मोस्ट मोरलेस सारे जो है ये नकली है। अगर आपका कोई कंप्लेंट नंबर लिखा हुआ है, तो इट्स गुड दैट से भी जब भी आपको कोई नोटिस भेजेगा तो उसमें एक साथ में नंबर के साथ भेजेगा, रेफरेंस नंबर होगा। तो उसको जी आप सेबी के ऑफिशियल साइट पर डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए नोटिस है भी है कि नहीं है। और जी। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी फोन कॉल्स भी अगर आ रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा आप अपना थोड़ा वॉचफुल रहें। बिकॉज फोन कॉल भी ज्यादा जो होंगे वो नकली होंगे या फिर वो फ्रॉड वाले होंगे। सो बेस्ट है, लुक एट द ईमेल्स। अगर ईमेल में कोई नोटिस नंबर मेंशन है, उसको आप अपने पोर्टल में डालेंगे, वो नोटिस सामने आपको मिल जाएगा। वो सही तरीका है। आप अगर कंप्लेंट रिड्रेसल में जाएंगे, आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये कितना गंभीर मामला है, क्योंकि जो अलर्ट आया, जो सेबी कह रहा है कि उसी के नाम पर फर्जी लेटर हेड के जरिए अगर पैसों की वसूली हो रही है। और एक जो खबर और आई थी कि व्हाट्सएप पे भी जो कुछ शिकंजा कसने की तैयारी है, 1 मार्च से जो लागू हो रहा है, कि अगर आपका सिम है तभी व्हाट्सएप चलेगा। उस सिम के नंबर पे, जैसे अभी तो हम सिम नहीं भी पड़ा मोबाइल में तो व्हाट्सएप चलाते थे, उस पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। तो क्या बहुत तेजी से ये फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है, डिजिटल वाला, जिसपे बहुत तेजी से एक्शन सेबी लेता दिख रहा है? ऑब्वियसली, देखिए, जैसे जैसे पैसे पैसे की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, आपके फ्रॉड्स भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। जी एंड यहाँ पे होता है कि आम आदमी जो है, जो मैं बोलूंगा ज्यादा जागरूक नहीं है, वो फंस भी जाता है इन चीजों में। सो प्लीज समझिएगा, ये आपका हार्ड एंड मनी है, आपने बहुत मेहनत से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एक सही तरीका, एक सही मेथोडोलॉजी यही है कि आप इस पैसे इस पैसे को ठीक से फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट करें, शॉर्टकट्स ना करें। और कोई भी ऐसी इंक्वायरी आती है जहां पे आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए इंक्वायरी है, उसको डबली चेक कराएं। जी अगर आप गलती से डाउट में हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपके जो ब्रोकर हैं उनसे बात करें, आपके कस्टडी पार्टनर्स हैं उनसे बात करें। पर ये फ्रॉड्स और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उसमें हम फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि दैन आप जागरूक रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी। तो हमने आपसे बात करी सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम नए फ्रेमवर्क के बारे में, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया उसके बारे में। सेबी ने जो अलर्ट जारी किया फर्जी लेटर हेड को लेकर, उसके बाद आपने अच्छे से बताया सर। एक और जो बात आई है कि 44 म्यूचुअल फंड स्कीम बंद कर दी है सेबी ने, और एक लाइफ साइकिल फंड स्कीम जो सेबी लेकर आया है, इसके बारे में सर जानना चाहेंगे। ये स्कीम क्या है, और जो सेबी ने बंद करी 44 म्यूचुअल फंड स्कीम, ये क्यों बंद कर दी अचानक? तो जो आपने बोला लाइफ सेविंग, जो लाइफ साइकिल जो स्कीम आई है, बहुत ही बढ़िया। एक तरह से गोल प्लान ओरिएंटेड सेबी ने नया इनिशिएटिव लिया है, जहां पर मान लीजिए आपका 5 साल के बाद गाड़ी लेने का गोल है, 10 साल के बाद बच्चे की एजुकेशन का गोल है, 15 साल के बाद उसकी शादी का गोल है, 20 साल के बाद रिटायरमेंट का गोल है। अगर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स, तो आप उस गोल के हिसाब से जो आपने सिप एलोकेट किया है, मान लीजिए आपकी 5,000 रुपए की सिप ने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट करी है, तो वो उतने साल की ही स्कीम चलेगी आपकी, 30 ईयर्स तक चलेगी आपकी स्कीम। जी और जैसे कि आपने वो स्कीम एलोकेट कर दी है, आज कोई 30 वर्ष का आयु का मनुष्य है, वर्ष की आयु का मनुष्य है, और वो 60 साल में अपनी रिटायरमेंट गोल प्लान कर रहा है, तो 30 साल के लिए पैसा उसको जो डलेगा, तो उसमें 15 साल जो पहले वाले पैसा होगा, तो फंड मैनेजर उसको 90-95%, मतलब ब्रैकेट तो 60 to 90 दी है, पर 90-95% इक्विटी में रखेगा। जी जी 15 से 20 साल में उसी को डिक्रीज करके वो 80-85 कर देगा। 20 से 25 साल में उसको डिक्रीज करके 60-65 कर देगा। आखिरी के 5 साल में उसे फर्दर डिक्रीज करके 15-20% कर देगा। तो जी आपके गोल भी अचीव हो रहे हैं, आपका रिस्क भी कंटेन हो रहा है। एट द सेम टाइम, जब आप रीशफलिंग कर रहे हो बिटवीन एसेट क्लासेस, इक्विटी से डेट में, डेट से इक्विटी में, उसमें आपका कैपिटल गेन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पूल लेवल पे तो टैक्स है नहीं है जब जी आप जी म्यूचुअल फंड में कर रहे हो। तो वही वैसे ही अपने 20 साल के गोल के लिए, वैसे ही 10 साल के गोल के लिए। तो ये एक अपने आप में गोल प्लानिंग में आपको सरलता रहे और आप उसे अचीव कर सकें। ये वो एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आप इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करेगा। जो जी जो स्कीम्स बंद हुई है, उसमें कई स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे सेबी ने वेल डिफाइंड कैटेगरी डिफाइन करी हुई है। जी स्कीम की कैटेगरी है, एक स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, ऐसे ऐसे सारी तरह की कैटेगरीज है।
जो इन लाइन विद दैट कैटेगरी नहीं है उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। नॉट दैट कि उसके इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान होगा, आइदर वो मर्ज होंगी या फिर किसी नए इंडेक्स के साथ वो एक नए अवतार में आएंगी। तो जैसे एक मोतीलाल की माइक्रो कैप स्कीम थी, इंडेक्स फंड था, उसको जी। बंद करने का आदेश दिया गया है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वैसे के वैसे रहेंगे जैसे मैनेज हो रहे हैं, बट अब उसको या तो नई स्कीम में आएगा जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में है, जो सेबी ने डिफाइन की हुई इक्विटी स्कीम, या फिर वो कहीं मर्ज हो। जितने सर ये जो लाइफ साइकिल फंड है, क्या वाकई जो इन्वेस्टर है उनके लिए बेहतर है, या सिर्फ जो कैटेगरी उसका नाम ही बदल दिया गया है इसमें? मुझे लगता है कि ये इवॉल्व होगा। अभी तो देखिए फ्रेमवर्क आया है, फ्रॉम द जी। नेम, फ्रॉम द फेस ऑफ इट, इट लुक्स लाइक कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेटर है। अब वो टाइम भी बताएगा एग्जैक्टली कि दैट हाउ थिंग्स विल शेप अप, बट लग रहा है कि काफी बेटर है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ये आपको फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि दैट आप अपने गोल और उसके डेट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें इन फंड्स में, और अपना टेनर चूज करें, और एट ए सेम टाइम फंड मैनेजर आपको आपके टेनर के हिसाब से आपके आपके लेवल पे रीबैलेंसिंग भी कर रहा है। कई बार ऐसा होता है आप गोल के करीब होते हैं, आपको पैसों की जरूरत है जी। पर किसी कारणवश मार्केट 10-15-20% करेक्ट हो गई, तो आपका तो इतना बड़ा पैसा, अगर मान लीजिए 1 करोड़ इकट्ठा किया है आपने, वो 80 लाख ही रहेगा अगर 20% जी मार्केट बिल्कुल। है। पर इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप गोल्ड पोस्ट के पास जा रहे होंगे उस आखिरी वर्ष में, आपका इक्विटी एलोकेशन 15-20% हो जाएगा, 80% फिक्स इनकम, आर्बिट्राज, गोल्ड, बाकी चीजें रहेगा। तो आपका जो मार्केट करेक्शन का इम्पैक्ट जो आएगा वो 15-20% पे आएगा। तो जी। अगर 20% भी आपका एलोकेशन और 20 लाख का एलोकेशन है और मार्केट 20% चली भी गई, तो आपकी 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो उस समय 96 लाख की रहेगी। जो बाकी 80 लाख जो नेट में लगा हुआ है वो उसे रिकवर करके 4-5 लाख से बढ़ा देगा। तो आपका नेट नेट 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगा। तो आई थिंक उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि रीबैलेंसिंग जब आप अपने एंड पे करते हैं कि मैं इतना इक्विटी में रखूं, इतना फिक्सिंग में रखूं, तो जो कैपिटल गेन ब्रैकेट्स होते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्सेशन होता है वो आपको लगता ही लगता है। बट यहाँ पर आप फंड लेवल पे कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट होगा। जी। और सीधे सर ये भी जानना चाहिए, जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा पुरानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीमों में लगा है, उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या नई मर्ज हुई स्कीम में बने रहना चाहिए, या फिर दूसरे ऑप्शन भी देखने चाहिए? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ना आपको 6 महीने में एक बार रिव्यू करना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि दैट ऑन एन एवरेज फंड्स 13-14% रिटर्न दे रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो जो है उन्हीं जी। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में लगा के 10-11% है, तो आपको रीथिंक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। जहां पे गैप 1-1.5% से ऊपर का डेल्टा का है लॉन्ग टर्म में, जी। ईयरली बेसिस, तो वहां पे आपको रिव्यू करना चाहिए पोर्टफोलियो को और रिप्लेस करना चाहिए। अगर इन लाइन विद दैट है रिटर्न जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आधा 1% ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन लाइन विद दैट है, तो उस केस में यस देयर इज नो नीड टू एक्ट। सो डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम में आपने पैसा लगा रखा है। कई जी बड़ी बिल्कुल। स्कीम्स है पुरानी जो अच्छा कर रही है, पहले उन्होंने बहुत अच्छा किया है, पर आने वाले टाइम में वो इतना अच्छा नहीं करेंगे बिकॉज मे बी उनका साइज बढ़ गया है या फंड मैनेजर चेंज हुआ है। तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि फंड मैनेजर जो है नया वो उसी स्टाइल से मैनेज कर रहा है, तो आप उसको मेंटेन कीजिए, पर फर्दर एलोकेशन किसी कहीं और जगह कीजिए। नया नया एलोकेशन जो है सिप या स्टिकी रूट के थ्रू वो कहीं और कीजिए। जितने सर मार्केट जिस तरह से चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो लोगों का पोर्टफोलियो तो काफी डाउन है। अब उनको अच्छा रिटर्न मिले उसके लिए कौन से फंड, अगर आप कोई सजेस्ट कर पाए, अच्छे हैं, या उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप सौरभ मुझसे पूछते हैं, इस सिचुएशन में आपको फोकस करना चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स एक्युमुलेशन में और नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्युमुलेशन में। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो तो अच्छे जी। जो आपके स्कीम्स हैं उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स पे एक्युमुलेट करने में लगिए, और अगर स्टॉक्स कर रहे हैं तो अच्छे स्टॉक्स को एक्युमुलेट कीजिए, बिकॉज मार्केट आपने सही बोला पिछले 18-19 महीने में रेंज बाउंड है, कुछ नहीं हुआ है और जी। रिटर्न नहीं आया है ज्यादा, या जीरो रिटर्न है या नेगेटिव रिटर्न है कुछ पोर्टफोलियोज में। बट ये सिचुएशन मार्केट में हमेशा आती है। अगर जी। हर साल लीनियर रिटर्न आने लग जाएगा 15%, तो एफडी में कोई रहेगा ही नहीं, फिर सब लोग इक्विटी मार्केट में आ जाएंगे। इक्विटी जी। में रहने का रिवॉर्ड आपको, यही तो रिवॉर्ड मिलता है कि जब मिलता है तो आपको फिर लंपी रिवॉर्ड आता है, जैसे 21-22-23 में आया, आपको 30-30% रिटर्न मिला। अब 1.5 साल से नहीं मिला, अगले साल मिलेगा। बट एक एक सिचुएशन जरूर आप भांपनी है कि पहले हमारा नॉमिनल जीडीपी 12.5-13% होता था, जो अब 9.5-10% है। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कैपिटल मार्केट भी कम होना पड़ेगा। जो पहले आप जी। 15-16% सोचते थे, अभी उससे 12-13% सोचिए, ब्रॉडर पोर्टफोलियो में आपका रिटर्न उतना बनेगा और वो रिटर्न आपको मिलेगा। बट येस यू हैव टू गिव टाइम। तो मुझे मुझे लगता है कि दैट आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन लीजिए, आप एक इंडेक्स फंड लीजिए नेक्स्ट निफ्टी 50 का, साथ में एक फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए, एक मल्टी कैप फंड लीजिए, एक लार्जर मिड कैप लीजिए,
स्मॉल और मिड कैप बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे है आज की डेट पे। 1 ईयर फॉरवर्ड में आप देखिए 30 के आसपास आ गए दोनों के दोनों, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक कंफर्ट वाला वैल्यूएशन है स्मॉल और मिड कैप के लिए। तो आई थिंक वहां पे भी आप कुछ एलोकेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। सो 15-20% दोनों में से एक जगह एलोकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ब्रॉडली इसी स्ट्रेटजी के साथ चलिए। यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने सिप कर रखी थी 1.5 साल में, उनका रिटर्न जी फिर थोड़ा बेटर है विद लमसम, क्योंकि 3-6 बार मार्केट ने 22,000 का लेवल टेस्ट किया है, तो वहां पे आपके यूनिट ज्यादा एलोकेट हुए जब आप मार्केट नीचे थी। बट यस, इट माइट टेक मंथ और टू मोर फॉर मार्केट टू स्टेबलाइज फर्दर, इरिस्पेक्टिव ऑफ हर न्यूज अच्छी है आज की डेट में। अभी जीडीपी का डेटा आने वाला है आपका, वो और भी अच्छा आ रहा होगा डेटा जो है, बिकॉज रीसेट हुआ है, आपका जीएसटी कट का इम्पैक्ट है, तो ओवरऑल जी। न्यूज इज गुड, बट यस इट्स नॉट बीन रेप्लिकेटेड इन द मार्केट नंबर्स। सो वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर, जल्दी वो चीज भी दिखेगी आप। तो जिनके पोर्टफोलियो डाउन है, क्योंकि काफी पोर्टफोलियो डाउन है, उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या उनको करना चाहिए? क्या वेट करें? क्या लग रहा है आपको मार्केट कब तक संभल सकता है? एंड मैंने बोला आपको, आई एम नॉट रियली श्योर कि जो आप बोल रहे हैं कि uh, जिस समय चर्न करना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। जी। आपको लग रहा है जो मैंने बताया गैप्स है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा इसे रिएडजस्ट कीजिए। मुझे लग रहा है 1-2 महीने के अंदर मार्केट स्टेबलाइज होनी चाहिए, इतनी वॉलेटिलिटी जो है खत्म होनी चाहिए। अब हो सकता है मंडे को ही हो जाए, ट्यूसडे को हो जाए, बट ये लग रहा है। एट द सेम टाइम आपने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए कव आउट किया है, तो ये शॉर्ट टर्म जो पेन है, इसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। एंड वंस वी आर डन विद दिस, आई थिंक देन एवरीबडी विल बी इन अ हैप्पी पोजीशन। इस समय इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी यूनिट्स वाली कॉलम को भरते जाइए, रिटर्न इवेंचुअली आ जाएगा। रिटर्न तो आपको स्टॉक्स पे या म्यूचुअल फंड यूनिट्स में आपको मिल ही जाएगा, बट जी। दिस इज अ टाइम जो एक्यूमुलेशन फेज जिसे हम बोलते हैं, तो इट्स मोर ऑफ एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी, उस पर आप ध्यान दीजिए। जहां मार्केट कहीं और टूटता है, सब 25 जाता है, थोड़ा स्टेबल होता है वहां पे, तो थोड़ा और टॉपअप कीजिए अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू लिवरेज इन अ लॉन्ग टर्म। जितने सर आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जो नए निवेशक आ रहे हैं, बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या स्ट्रेटेजी उनको अपनानी चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको नुकसान ना हो? फर्स्ट आई थिंक एक सही रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैपिटल मार्केट से आप अनुमान लगा के आए। यहाँ पे कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपने घुमाया और आपका पैसा डबल हो गया। जी जी। राइट रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बोला, 12-13% का बॉन्डिंग, आपका पैसा आराम से इस देश में 6 पौने 6 6 साल के अंदर डबल हो सकता है। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, तो उतना जी। टाइम में तो हो ही सकता है, अगर कैपिटल मार्केट्स ठीक ठाक परफॉर्म करती है तो। सेकंड, अगर आपके पास समय है तभी स्टॉक्स कीजिए, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड कीजिए। 4-5 जी। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कार्ड आउट कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप एक 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 इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज मिड कैप, एक एक फोकस या फिर मल्टी कैप फंड का और एक स्मॉल और मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो बना के 5 फंड्स का एक सिप रूट के थ्रू कीजिए। आपके पास लमसम पैसा है तो एसटीपी रूट के थ्रू कीजिए। जी। तो आई थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच। काफी हद तक आपको कई फंड जैसे 2024 में लग रहे थे कि दैट हमारे वैल्यू फंड, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, डिफेंस फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्मॉल मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, तो सारा एलोकेशन वहां जा रहा था। ऐसा नहीं है, आप जब ब्रॉडली 5-6 फंड लेते हो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड वही जी। तरीका है जहाँ पे आपका एक बेटर रिटर्न क्रिएट होता है। लास्ट चीज, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दैट जब भी आप कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं, तो आप जी। लॉन्ग टर्म सोच के आइए। आपको 5-5.5 साल में शायद पैसा डबल हो जाए, पर अगर आप थोड़ा लॉन्ग चले गए 10 साल, तो आपका पैसा 4 गुना ही होगा। अगर 13-14% में ग्रो होता है और 12-13 पे हो रहा है, तो आपका वही पैसा 11 साल में 4 गुना हो जाएगा। आई थिंक जितना आप लॉन्ग टर्म लेके आएंगे, उतना आप ओवरऑल अपने लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे। लास्ट चीज, नॉट द लीस्ट, आप सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड के साथ अलाइन कीजिए। अगर आप उसे अपने गोल्ड के साथ अलाइन किया हुआ है, तो गोल्ड कंप्लीट होने से पहले आप उसे नहीं निकालेंगे। सो जी। ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी लर्न विद यू। जितने सर हमने बहुत सारी बातें की हैं, आपसे कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? यस, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए म्यूचुअल फंड्स के, स्टॉक्स के, ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वी our job when we go on media or screen is to educate people from our learnings. So जी। आप कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले, चाहे किसी सेक्टर में एलोकेशन ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं या इक्विटीज ले रहे हैं,
आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। मेरा आइडिया इज टू शेयर व्हाट आई हैव लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिस हमने इस फायदे के फंड में आपसे बहुत सारी बातें की, सेबी का नया फ्रेमवर्क जो 1 अप्रैल से लागू होना उसकी बात की, सेबी की जो नई स्कीम है लाइफ साइकिल फंड स्कीम उसके बारे में बात की, और जो सेबी ने एक अलर्ट जारी किया है और किस तरह के बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टर को कैसे रिस्क कम करना चाहिए, अपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और काफी मदद मिलेगी इससे निवेशकों को। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी क्षितिज सर के साथ कमेंट करके बताइए। कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से क्षितिज सर से कनेक्ट करेंगे, एक और इस पे शो करेंगे। क्षितिज सर, आपने विस्तार को अपना समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।